अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ तामीरात टीवी से आपकी होस्ट निम्रा खान। एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एक नए मेहमान के साथ, या यूँ कहें कि एक बहुत ख़ास मेहमान के साथ। उनका तारुफ है खूबसूरती, आर्ट, ज़ेबाइश नुमाइश, ट्रेडिशनल कल्चर और सकाफ़त के कारवां, आर्ट कौंसल की रूह रवां, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आर्ट कौंसल मिस्टर नदीम ज़फ़र सिद्दीकी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर हमारी नाज़रीन जानना चाहती है कुछ आपके बारे में, प्लीज़ आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं अभी जो फ़िलहाल जहाँ पे आप आई यहाँ पे, तो ये आर्ट्स काउंसिल जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और क़दीम आर्ट्स काउंसिल है। इसका क़याम जो है वो 1954 में पाकिस्तान बनने के 7 साल के बाद जो है वो अमल में आया। और इस शहर की सिविल सोसाइटी के 7 लोग जो थे वो जब पाकिस्तान बन गया और सारी चीज़ें हो रही थी तो उन्होंने बैठ के सर जोड़ के ये एक सोच जो है वो हुई कि पाकिस्तान में जो है वो फ़नून की तरवीज के लिए, आर्ट की तरवीज के लिए जो है वो कोई इदारा होना चाहिए। बिल्कुल। और ये मतलब उस वक्त नया बना, तो ये एक हम इस चीज़ को जो है अब इस वक्त देखें कि उस वक्त लोग जो है वो कैसे थे, कि किस किस एंगल से सोचते थे कि क्या क्या मुल्क की उसमें जो है वो एक रोशनास कराने के लिए सॉफ्ट इमेजेस को जो है वो थ्रू किस तरीके से दुनिया में जो है वो आप जो है वो जा सकते हैं। तो उन्होंने बैठ के ये चीज़ वो की डिस्कस, और उसके ऊपर फिर काम करना शुरू किया। और फिर उन्होंने जो है वो कराची की उस वक्त की जो गवर्नमेंट की मशीनरी थी, यहाँ पे कमिश्नर जो थे और जो लोग थे, उनको उसमें जो है अपने ख्यालात से जो है वो किया आगा, और उन्होंने उनका फिर साथ दिया। जी। और बाकायदा जो है ये रजिस्ट्रार एक्ट के तहत जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में ये इदारा जो है वो रजिस्टर्ड हुआ 1955 में, और एक प्राइवेट इदारे के तौर पे जो है इसकी बुनियाद रखी गई। और उसका एक जिस तरह रजिस्ट्रार, जब आप कोई इदारा रजिस्टर करते हैं तो उसका एक आइन होता है, एक मेमोरेंडम होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होती है, तो उसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें चॉक आउट की गई कि ये इसके अगराज़ व मकासद होंगे, ये काम ये करेगा, और इस तरीके से इसकी मेंबर साजी होगी, और इस तरह से इसमें जो है वो एक इलेक्टेड जो है वो गवर्निंग बॉडी होगी जो कि इस इदारे को चलाएगी। तो उस वक्त से लेके आज तक ये इदारा जो है उन्हीं लाइंस के ऊपर, और वक्त के साथ जिस तरह देखें, चीज़ यह है कि जो 1954-55 में जब शुरू हुआ तो उसके साथ अब वक्त की क्या ज़रूरत है, तो उसमें वो चीज़ें जो हैं वो तब्दीली लानी पड़ती है। और वो माशाल्लाह और से और जिस तरह मुल्क का आइन 73 में बना, 72 में, तो उसके बाद जो है वो वक्त के साथ मुल्क की क्या ज़रूरत है उस आइन में तरामीम हुई एक कॉन्सेंसस के साथ जो है तमाम जो है असम्बली से। तो इसी तरीके से यहाँ के भी आइन में तरामीम हुई, और उस वक्त से आज तक एक आइन के तहत पहले जो है वो हर साल जो है वो इलेक्शन हुआ करते थे। जी। दिसंबर में जो है वो आइन में है कि दिसंबर में जो है वो इसके इलेक्शन होंगे, और 31 दिसंबर से पहले किसी भी पब्लिक हॉलीडे के दिन, तो इतवार या 25 दिसंबर होती है, तो उसमें वो इलेक्शन होता है। एग्जैक्टली। सर माशाल्लाह से आपको अल्लाह पाक ने इतनी शोहरत दी, आप इतने बड़े ओहदे पर फाइज हैं, इसके पीछे सर माशाल्लाह से आपके वालिदैन का क्या किरदार रहा? देखें जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये सब चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ही की तरफ से जो है वो हैं कि अल्लाह ताला जिसको भी जिस मकाम पे बिठाना चाहे, वरना तो हम दुनिया में सब एक ही तरीके से पैदा होके आते हैं, तालीम हासिल करते हैं, या तालीम नहीं भी जो हासिल कर रहे होते तो मेहनत करते हैं। तो हम दुनिया में बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि जिन्होंने मेहनत की और तालीम नहीं थी लेकिन वो किसी एक मकाम पे पहुँचे। तो वो अल्लाह ताला जो है लगन और जो है वो आपकी जो है वो एक पैशन जो आपका होता है कि आप उसको किस तरीके से, और जो है उसके साथ जो है वो घर का माहौल यकीनन उसमें जो है वो एक अहमियत रखता है। तो जिस वक्त मेरी जो उम्र है और जिस वक्त मैं इस दुनिया में जो है वो आया, तो वो जो माहौल था वो एक बहुत ही जो है वो एक घरेलू माहौल था। क्योंकि उस वक्त जो है वो रेडियो था खाली, उस वक्त टीवी नहीं आया था, उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, उस वक्त और दूसरी चीज़ें नहीं थी। तो वो घर में ही आप घर के लोगों के साथ ही जुड़ के बैठते थे। तो जो अपने बुज़ुर्ग होते थे, नानी दादी फुप्पियाँ खालाएँ चचा माँ बाप बहन भाई, तो ये सब इकट्ठे बैठते थे
और यही जो बातें बताते थे, किस्से हम सुनते थे और वो हमारे जहन में जो है वो नक्श हो जाते थे। वही चीज़ है। तो उस बिल्कुल ऐसा ही था कि घर का जो माहौल था उसमें ये चीज़ होती थी कि मतलब शाम को जब बैठे हुए हैं तो वालिदैन के साथ जो है बहन भाई, हम 6 बहन भाई हैं, तो वो एक टीम बन जाती थी और उसमें जो है वो बैतबाजी हो रही है। बिल्कुल। तो आधे बच्चे जो हैं वो वालिद के साथ और आधे वालदा के साथ, और जो है वो उसको जो है वो अशार को जो है वो सुना रहे हैं और जो आखिरी लफ्ज़ पे ख़त्म हो रहा है। और वो उसको इस तरीके से होता था कि वो उस वक्त में जो रसायल निकलते थे बच्चों के, तो मुझे याद है कि कोई 5 रसाले जो थे वो तो घर में हमारे आते थे, जिसमें बच्चों की दुनिया, जिसमें तालीम व तरबियत था, जिसमें नौनिहाल था, जिसमें हमदर्द था और एक और रिसाला था। तो ये चीज़ें थीं। फिर जो है मुख्तलिफ़ जो स्कूल में ही पढ़ाई जाती थी या घर में भी टोट बटोट, या जो है वो हमारे जो मुल्क के बहुत बड़े शायर, एक मैं अभी नाम आपको जो है क्या नाम उनका, जो बच्चों की उन्होंने जो है वो सबसे ज़्यादा सूफ़ी तबस्सुम साहब, तो उनकी जो है नज़मों की किताब थी वो, तो वो पढ़ाई जाती थी। और पढ़ाई इस तरह से जाती थी, ये नहीं है कि वालदा लेके बैठ गई या वालिद लेके बैठ गए। अगर बड़े बहन भाई जो है वो बड़ी क्लास में और छोटे बहन भाई अभी पढ़ नहीं रहे, मतलब या जो है वो पढ़ने के उसमें नहीं हैं, तो वो किताब उनको दे दी जाती थी और वो कि भाई एक नज़म तुम सुनाओ, इसमें से एक नज़म तुम सुनाओ, एक कहानी तालीम व तरबियत से, या एक टास्क दिया जाता था कि जी ये जो है रिसाला आया, इसमें से जो है वो कोई एक चीज़ जो है वो आपने मतलब करनी है और उसको याद कौन सी पसंद किया उसको जो है वो फिर सबको सुनाना है। बिल्कुल। सर, तो इस तरह से ये चीज़ होती थी। सर आपने तालीम कहाँ से हासिल की? मेरी तालीम की इब्तदा जो हुई वो मतलब वैसे तो हैदराबाद से हुई, लेकिन बहुत ही शुरू अवाइल के उसमें 66 में मेरे वालिद जो हैं वो बैंकार थे। आप बाय बर्थ हैदराबाद हैं? नहीं जी, मैं बाय बर्थ लाहौरी हूँ। लाहौर। तो वो जो है वो ट्रांसफ़र होकर इस्लामाबाद चले गए, नया इस्लामाबाद बना था, 1 यूनिट का दौर था। तो वो फिर मेरी तालीम की जो इब्तदा सही मानों में मैं कहूँगा तो वो रावलपिंडी से हुई। तो वहाँ पे एक बहुत मशहूर तालीमी इदारा था, प्राइवेट मदरसा मिल्लिया इस्लामिया। जी। तो उसमें जो है मेरे बड़े भाई भी, मुझसे बड़ी बहन भी और मैं भी उसी में ही दाखिल हुए और वहाँ से इब्तदा हुई। और इस सारी शख्सियत के उसमें घर के साथ साथ एक बहुत बड़ा जो है वो जो उसमें दखल है वो उस तालीमी इदारे का भी है, कोई शक नहीं। क्योंकि उसमें जो है वो जो हमारा तालीमी इदारा था वो एक बहुत ही जो है वो मशहूर शख्सियत जो कि बेस और बुनियाद माशाल्लाह से जब जी बिल्कुल, क्योंकि वो उनका एम ही तालीम था कि मुल्क में नौजवान नस्ल को तालीम और तरबियत जो है, जो पहले दोनों चीज़ें साथ थीं, अब तरबियत का तो फुकदान हो गया दरसगाहों में, तो वो जो है वो था। और वो अब्दुल जब्बार गाजी साहब मरहूम थे, उसके जो रईस मदरसा कहलाते थे, प्रिंसिपल नहीं कहलाते थे, ना हेड मास्टर। तो वो जो थे उस अयूब खान के दौर में जमात इस्लामी के नायब अमीर रहे थे। सही। और जब मौलाना मौदूदी साहब जो है वो उस दौर में जेल हो गई थी उनको, तो वो अमीर जमात भी रहे। लेकिन उन्होंने जमात छोड़ने की वजह यही थी कि उनका इख्तलाफ जो था वो मौलाना मौदूदी साहब से ये था कि इस तंजीम को हमने जो बनाया था वो नौजवान नस्ल में दीनी तालीम के फ़रोग़ के लिए बनाया था, तो उसी हद तक रहने दें। लेकिन मौलाना उसको सियासी अमली सियासत में, स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में, तो उन्होंने फिर जो है उनसे अलहदगी कर ली थी। और 1957 में शायद या 56 में उन्होंने ये मदरसे का क़याम जो है वो किया, रजिस्टर कराया, और वो फिर एक बहुत बड़ी दरसगाह बनी। और फिर 72 में जो है वो अलमिया जो हुआ था कि सारी नेशनलाइज हो गई थी इंडस्ट्रीज़ के साथ तालीमी दरसगाहें भी, तो उसका भी फिर वही हाल हुआ जो 72 के बाद से ग्रेजुअली जो है वो फिर बिल्कुल नीचे उसका जो है वो सारा स्टैंडर्ड जाता रहा। सर माशाल्लाह आपको बाय एयर सब याद है, ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने एजुकेशन कंप्लीट करके फ़र्स्ट जॉब कब स्टार्ट करी? देखिए जी, फ़र्स्ट जॉब तो मैंने जो है वो एजुकेशन कंप्लीट करने से पहले ही जो है वो शुरू कर दिया था। और मुझे जो है, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ, ये जो माहौल और इसकी जो आपने पहला सवाल था आपका कि माहौल आपको जो मिला घर से मिला या मैंने दरसगाह का कहा, वालिदैन के बाद उसमें माहौल में एक ये माहौल भी मिला घर से कि मैंने पहली दफ़ा जो है वो मैं दूसरी क्लास में था। जी। तो रावलपिंडी में ही जो है वो अपने मामू के घर
फैज़ अहमद फैज़ साहब को देखा था, वो उनके दोस्त थे जी। अच्छा। तो उस वक्त जो उम्र थी और जो क्लास में थे, तो जाहिर है फैज़ साहब उस वक्त अपनी जो है वो जो एक उनकी बगावत केस था उसकी से रिहाई पाके बाहर आ चुके थे। लेकिन ये कि हमें ज़ाहिर है उस उम्र में थे कि हमें नहीं पता था कि ये फैज़ कौन है, इनसे क्या फैज़ दुनिया हासिल कर रही है और कर सकेगी। और जमीलुद्दीन आली साहब को मैंने बचपन से अपने घर में देखा और उन्होंने हमें, यकीनन मुझे वो याद नहीं है, लेकिन ये कि जिस तरह से वो आते जाते थे, क्योंकि हम उनको आली मामू ही कहते थे, तो वो जो है उन्होंने गोदों में भी उठाया होगा। जी बिल्कुल। तो उनको अपने घर में देखा, फिर अपने घर में मशायरे देखे, तो इस तरह की जो है वो मतलब माहौल देखी, तो वो जो है वो जब भी ये चीज़ जो है वो अंदर जो है वो मतलब ये कि अपनी वो जिसे कहते हैं ना कि कतरे पड़ते रहते हैं, तो वो वहाँ पे जो है वो दरिया नहीं बनता, वो उस जगह पे पत्थर में भी सुराख कर देता है। बिल्कुल सही सर। तो आपने फर्स्ट जॉब अपनी मैंने जी फर्स्ट जॉब इस तरह से की कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है मेरे एक अजीज़ हमारे थे जो कि उन्होंने 1964 में जो यहाँ पे बीच लग्जरी होटल है उसको उन्होंने एज ए स्टूवर्ड जो है वो ज्वाइन किया था। तो उसके बाद वो ग्रेजुअली बढ़ते, क्योंकि उस वक्त एक बीच लग्जरी होटल था, एक मेट्रोपोल होटल था, उस वक्त इंटरकॉन वगैरह भी बाद में बने। तो उनके घर जब वो सीनियर उसमें आ गए, इंटरकॉन के जनरल मैनेजर बने, वो मैरियट पहले हॉलिडे इन होटल होता था उसके जनरल मैनेजर बने, इस्लामाबाद होटल के बने वो जनरल मैनेजर। तो हम जब उनके घर जाते थे मिलने के लिए, तो वो जनरल मैनेजर जो होटल का होता है वो होटल ही में उसको क़याम करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसको 7/24 जो है चीज़ों को देखना होता है। तो वो मुझे बहुत पैशन, मुझे जो है वो फैसिनेट करती थी वो चीज़ें कि वहाँ जाते थे। एक तो ये कि वो मुख्तलिफ़ दुनिया के लोगों से, मुख्तलिफ़ लोगों से जो है वो मुलाकातें वहाँ होती थी। फिर ये जब हम उनके पास जाते थे, उनके स्वीट में जो उनको मिला होता था, तो उसमें उन्होंने फ़ोन उठाया और कहा कि जी मेहमान आए हुए हैं, चाय ले आओ, खाना ले आओ, लॉन्ड्री के लिए कपड़े चले गए और वो हैंगर्स में ट्रॉली में लग के आ रहे हैं। तो वो चीज़ें बड़ी फैसिनेट करती थी बहुत ज़्यादा। तो फिर दूसरे ये कि मुझे बचपन से ये पता था कि मुझे जो भी काम करना है वो ऐसा ही नौकरी करनी है, टेबल वर्क की नौकरी मैं नहीं कर सकता। तो मुझे कोई ऐसी नौकरी करनी है कि जिसमें मुझे लोगों के साथ मेल मिलाप, इंटरेक्शन, सोशल पब्लिक रिलेशनिंग टाइप की। तो वो फिर मैंने एक होटल जो है वो मेरे लिए वो बन गया कि जी इसमें दुनिया भर के लोगों से मुलाकातें होती हैं, डिग्नेटरीज आते हैं, एम्बेसीज के लोग आते हैं। तो मैंने जो है वो, अभी मेरी तालीम मुकम्मल नहीं हुई थी, तो मैंने 1980 में कराची में मैं यहाँ पे पढ़ रहा था और इंटरकॉन्टिनेंटल होता था उस वक्त, ये पीसी जो है जी पर कॉन्टिनेंटल जी, वो इंटरकॉन होता था। तो उसमें मैंने जो है होटल मैनेजमेंट का कोर्स ज्वाइन किया जो कि 3 साल का होता था जी। तो वो एक किस्म से जॉब थी, ट्रेनिंग थी, उसमें आपको स्टाइपेंड मिलता था और उसके बाद वही फिर जॉब में ले लेते थे। तो लेकिन मतलब इसको कह लें कि एक महज जो है वो इत्तफाक है कि वो दौर वो था कि जो ज़िया-उल हक़ साहब का था, तो वो एक स्याह दौर था हमारे मुल्क में, और होटल इंडस्ट्री जो थी वो सिक इंडस्ट्री थी, क्योंकि बाहर से लोग नहीं आ रहे थे, होटल में बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी। जब आप टूरिस्ट को बुलाते हैं, फॉरेनर्स को बुलाते हैं, तो उनकी बहुत सारी चीज़ों को आपको मुहैया करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को। तो वो 1 साल में उसमें रहा। तो वहाँ पे 1 साल के बाद फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया। हम कोर्स में कोई 24-25 लोग थे और आखिर में जो है वो 6 महीने के बाद हम 4-5 लोग रह गए थे। तो जब मैंने रिज़ाइन दिया 1 साल के बाद, तो हमारे जो उस वक्त के मैनेजर थे, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के जनरल मैनेजर थे, तो उन्होंने कहा कि जी आप 4-5 लोग जो हैं ये तो हम समझते हैं कि होटल इंडस्ट्री में आगे जाएंगे, तो आप इसको छोड़ के क्यों रहें। तो मेरा उनको यही जवाब था, मैंने कहा जी छोड़ने की वजह यह है कि यहाँ पे आप सब लोग जो हैं एक ही जगह पे 8-8 साल से बैठे हुए हैं। आप 8 साल से बैठे हैं, आपके नीचे बंदा, उससे नीचे बंदा। तो मतलब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि मैं ट्रेनी के तौर पे शुरू कर रहा हूँ और कल आऊँगा, तो मतलब ये 8 साल में मैं अगली उस जगह पे जाऊँगा। बिल्कुल। तो मेरे अंदर इतना टेम्परामेंट नहीं है, मैं परफॉर्म करने की मेरे अंदर सलाहियत है कि मैं अपनी फुल कैपेसिटी में परफॉर्म करूं, लेकिन उसके बाद मुझे रिजल्ट भी चाहिए होता है। नेक्स्ट लेवल क्या है? तो मैं तो मतलब देख रहा हूं कि मुझे अगर जनरल मैनेजर बनने का मैं ख्वाब अगर देखना शुरू करूं, तो मतलब वहां पहुंचते हुए तो मुझे जो है वो 32 साल लग जाएंगे, तो मेरी तो उम्र ही ख़त्म हो जाएगी नौकरी की। बिल्कुल। तो रिटायरमेंट की वो आ जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। तो वो मैंने फिर 1 साल के बाद
छोड़ दिया था। सर आपने आर्ट काउंसिल कब ज्वाइन किया? मैंने आर्ट्स काउंसिल जो है वो देखिए, मैं इस्लामाबाद में जब था तो वहाँ पे आर्ट्स काउंसिल जो है वो पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स है जी, जो कि फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, ये प्राइवेट इदारा है। बिल्कुल। मैं वहाँ पे भी उनका एक रेगुलर, वहाँ पे मेंबरशिप नहीं होती लेकिन मेंबर इस तरह से कि रेगुलर विजिटर था। उनकी एक जो है वो विजिटर बुक होती है, तो जो लोग मुख्तलिफ अपने इंटरेस्ट के प्रोग्राम्स में आते हैं वो वहाँ पे अपने उस रोज़ की इनिशियल करते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह। तो मुझे मेरे इंटरेस्ट के जो म्यूज़िक का था या लिटरेचर के जो प्रोग्राम्स होते थे या मुख्तलिफ शख्सियात आती थी उनके साथ बैठक होती थी, तो उसके मुझे जो है वो उनकी तरफ से वो मतलब उस वक्त कोई मोबाइल नहीं थे, कुछ नहीं था जी जी जी। तो एक लेटर आ जाता था कि जी फ़लाने आ रहे हैं या फ़लाने दिन ये प्रोग्राम है, तो मैं शिरकत करता था। लेकिन ये कि कराची जब मैं 2005 में आया अपनी मुलाजमत के सिलसिले में, तो मुझे पता था, मैं यहाँ रह चुका था कराची में, कि आर्ट्स काउंसिल है और इसमें जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ आर्ट से रिलेटेड होती हैं। तो मैं 2005 में मैं आया था, फिर अपने ऑफिस के मसरूफियात में रहा, तो 2006 से मैंने यहाँ आना जाना शुरू किया। सर कब बनी आर्ट काउंसिल की पुरानी बिल्डिंग? मैंने आपको बताया कि ये 54 में, लेकिन ये बिल्डिंग जो बनी यहाँ पे वो कोई तकरीबन 60s में जो है वो जगह ज़मीन मिलके जो मतलब अब न्यू बिल्डिंग देखें, यहाँ पे 3 बिल्डिंग्स हैं। एक जो पुरानी बिल्डिंग है जो कि मतलब 60s के उसमें जो है ये मतलब कंप्लीट हुई, फिर ये ओपन एयर बना जिसके नीचे आप बैठी हुई हैं, एम्प्टी थिएटर, और उसके बाद जो है ये हमारा ऑडिटोरियम बना। तो ये ऑडिटोरियम जो है कंप्लीट हुआ कोई तकरीबन 2004-3-4 में, 4 या 5 में ऐसे कंप्लीट हुआ। और उसके बाद फिर जो है 2016 में जो है वो हमारी नई बिल्डिंग जो है अहमद शाह बिल्डिंग जिसका नाम है, वो जो है वो कंप्लीट हुई। सर इस बिल्डिंग में क्या क्या खूबियाँ हैं? देखें, हर बिल्डिंग में एक अपनी वो है, और ऑडिटोरियम जो है ये हमारा जो है, तो ये थिएटर है बेसिकली, ऑडिटोरियम लोग आम फहम उसमें कहते हैं। तो ये कराची में वाहिद थिएटर है जो कि थिएटर की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाया गया है। जी जी जी। यहाँ पे जो हमारे यहाँ ड्रामे होते हैं, स्टेज प्लेस जो होते हैं, तो उसमें जो है आप आमतौर पे जो है स्टेज प्लेस देखती हैं, टीवी पे कभी दिखाए जाते हैं, तो उसमें माइक्स लटके हुए होते हैं, उसके सामने आके लोग बोलते हैं, या ज़मीन पे माइक लगाए होते हैं। यहाँ पे कोई माइक नहीं लगाए जाते। आर्टिस्ट जो भी अपने डायलॉग बोलता है वो अपनी आवाज़ में बोलता है। नॉर्मली स्टेज का जो आर्टिस्ट होता है उसको थोड़ा सा लाउड बोलना होता है, लेकिन इसकी जो बनावट है वो इस तरीके से कर्व में है, और उसमें जो है वो फैब्रिकेशन हुई हुई है साउंड प्रूफिंग की। सही। तो वो वॉइस जो है वो ट्रेवल होके पिछली सीट तक आप यहाँ स्टेज पे बोलेंगी। 450 की कैपेसिटी है, तो आखिरी सीट तक आवाज़ उसी तरह जाती है। माशाल्लाह, मतलब ज़बरदस्त। किन लोगों ने सर बिल्डिंग की तामीर में हेल्प करी, या मतलब? नहीं देखें, इसमें जो है बिल्डिंग की तामीर में तो हेल्प जो है वो ऑब्वियसली जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है ग्रांट जो है वो होती रही शुरू से भी जो है वो, और सिविल सोसाइटी भी इसमें मतलब उसमें रही किया। लेकिन गुज़िश्ता कई दहाइयों से जो है गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए जो है वो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची को जो है वो 100% जो है वो सपोर्ट करती है। और ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि मुराद अली शाह साहब के दौर से जब ये फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, तो उस वक्त भी जो है उन्होंने जरदारी साहब के कहने पे और जो है वो इसकी ग्रांट में जो है वो एक बहुत एकदम से जो है इजाफा किया, वरना 2005-06 तक जो है इसकी 50 लाख शायद ग्रांट थी। सही। और उसके बाद ग्रेजुअली जो है बहुत तेज़ी के साथ, और उसी तरीके से एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे हुई। बिल्कुल। मतलब कोविड से पहले तक का जो एक हमारी वो थी फिगर्स थी, तो एक साल में 365 दिन में कोई हमारे यहाँ 550 या 600 इवेंट्स होते थे। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो रोज़ाना की बेस पे कोई 4-5 इवेंट जो हैं वो हो रहे होते हैं, कि कोई किताब लॉन्च हो रही है, कोई स्टेज ड्रामा हो रहा है, कोई म्यूज़िक का प्रोग्राम हो रहा है, कोई सेमिनार हो रहा है, कोई रेफरेंस हो रहा है। सर अहमद शाह साहब के बारे में आप क्या कहते हैं? अहमद शाह साहब जो हैं वो एक बहुत ही डायनामिक शख्सियत के मालिक हैं, और जिस तरह मैंने कहा कि एक किसी शख्स का भी कोई पैशन होता है, तो आर्ट लिटरेचर जो है वो उनका पैशन है दीवानगी की हद तक, और वही दीवानगी उनको यहाँ लेके आई। जी जी। और उसी दीवानगी कोई भी एक नॉर्मल आदमी जो है
वो ये सब कुछ जो यहाँ आर्ट्स काउंसिल में हुआ है कोई नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। तो उसकी वजह यह है कि आपको रोज़ाना कुछ नया करने के लिए अपने आप को भी उसी तरीके से तैयार करना है और अपनी टीम को भी उसी तरीके से मोटिवेट करना है। तो शाह साहब जो हैं वो लीड जो करते हैं तो वो खुद से जो है वो फ्रंट लाइन पे जो है वो होते हैं कि ये चीज़ करनी है और वो खुद वहाँ पे मौजूद होते हैं। मतलब आपकी प्रेजेंट ज़रूरी है, हार्ड वर्क मतलब बहुत ज़्यादा। वो ये नहीं है कि जी वो उन्होंने मुझे कह दिया कि ये देख लेना और उसे कह दिया ये देख लेना या मैं नीचे कर दूं, वो खुद मौजूद होते हैं और एक एक चीज़ को कि लाइट्स कैसे होनी चाहिए, स्टेज कैसा होना चाहिए, साउंड की सारी चीज़ें या और दूसरे उसमें जो बहुत ही बारीकी चीज़ें होती हैं कि वहाँ पे पौधे कैसे रखे होने चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट है, क्या है। तो ये जो आज आर्ट्स काउंसिल की पिछले 14 साल हो गए उनको यहाँ पे इलेक्ट होते हुए इलेक्शन में, तो जो भी शक्ल आपको आर्ट्स काउंसिल की नज़र आ रही है वो मतलब गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो है उसमें सपोर्ट है, लेकिन अहमद शाह साहब की जो है उसमें जो है वो अहम किरदार है। उसके बगैर ये चीज़ें नहीं हो सकती थी और यही वजह है कि 2018 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है उनको सितारा इम्तियाज से भी नवाजा। आर्ट काउंसिल को कैसे ज्वाइन किया? आर्ट्स काउंसिल को ज्वाइन मैंने ऐसे किया जिस तरह मैंने बताया कि मैं 2005 में कराची आया था इस्लामाबाद से और 2006 से मैंने आना जाना शुरू किया और जब यहाँ प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आता था, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम जो मेरे इंटरेस्ट के होते थे, तो उसमें मेरी अहमद शाह साहब से मुलाकात हुई। ये उस वक्त शुरू का दौर था जो अहमद शाह साहब इस यहाँ पे आर्ट्स काउंसिल की काबीना के उसमें आए थे। तो अहमद शाह साहब भी इसी तरीके से प्रोग्राम जो हो रहे होते थे उसमें कुर्सियाँ मैंने खुद लगाते हुए देखा कि प्रोग्राम के लिए कुर्सियाँ जो हैं वो और मेहमान आ रहे हैं तो उनको वेलकम कह रहे हैं। और जो उनकी एक और जो खुदादात सलाहियत है खुदा की तरफ से एक वो है उनको, और लेकिन ये उनके बकौल कि भाई जहन तो दिमाग अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा दिया है, उसको हर शख्स ने इस्तेमाल कैसे करना है वो हर शख्स के ऊपर है। तो मुझे और आपको भी उसी तरीके से उतना ही बड़ा दिमाग दिया है अल्लाह ने। तो उनकी जो एक चीज़ है जो उन्होंने वो की कि वो उनकी याददाश्त माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। उनको लाखों के हिसाब से तो अशार याद हैं। उनको आर्ट्स काउंसिल के तकरीबन 8000 मेंबर हैं, तो उनको जो है वो मतलब कमोबेश 8000 के 8000 मेंबर्स के नाम याद हैं। और वो इस तरह से याद हैं कि जिस तरह मैं मेंबर भी नहीं था, मैं आता जाता था। तो पहली दफ़ा जब मैं आया और उनसे मैंने मुसाफा किया और तारुफ़ हुआ, अपना मैंने बताया उनको और फिर उन्होंने अपना नाम बताया और सारा कुछ, और वो मुलाकात हुई और मैं प्रोग्राम अटेंड करके चला गया। उसके बाद हफ्ता बाद या 10 दिन बाद किसी और प्रोग्राम में मैं आया हूँगा, तो जैसे ही मैं सामने उनके आया, वो पहली मुलाकात थी और 10 दिन के बाद दूसरी थी या महीने के बाद थी। तो अहमद शाह साहब ने मुझे सामने आते साथ ही मुझे कहा, हाँ भाई नदीम क्या हाल चाल है। तो वो एक किसी भी इंसान के लिए बहुत ही खुशी का लम्हा होता है कि आपको 50-100 लोगों के बीच में कोई शख्स जो है नाम लेके आपको जो है वो पुकार रहा है, पहचान रहा है, तो वो आप होते हैं कि एक पहचाने जाना जो है वो एक अल्लाह की तरफ से है। तो वो चीज़ जो है वो उनके अंदर एक बहुत है। फिर मैं टीम का हिस्सा बन गया, मुख्तलिफ़ कमेटियों में जो है वो मतलब मैं अदबी कमेटी जो थी उसमें, फिर उर्दू कॉन्फ्रेंस में जो है जो हमारे डेलीगेट्स आते थे उनकी मतलब रिहाइश का जो होटलों में होता था या मुख्तलिफ़ गेस्ट हाउस में उनको एयरपोर्ट से लाना ले जाना, म्यूज़िक कमेटी के उसमें रहा। तो इस तरह से वो होते होते फिर मुझे जो है वो उन्होंने कहना शुरू किया कि मतलब इस तरफ यहाँ पे आ जाओ एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो मैं फिर जो है वो 2012 तक मैं जो है वो वारिद टेलीकॉम में था। मेरी अपनी फील्ड रही वो टेक्नोलॉजी सेल्स की रही। मैं जो है वो शिराजी ट्रेडिंग कंपनी है, अटलस ग्रुप की एक कंपनी, वहाँ से मैंने शुरू किया था कैनन से, फिर पैनासोनिक में रहा, फिर मैं IBM के पाकिस्तान के सबसे बड़े बिज़नेस पार्टनर जो हैं उनके साथ रहा, फिर मैं एक मलेशियन टेलीकॉम के साथ कराची आया, फिर वतीन टेलीकॉम में मैं रीजनल मैनेजर रहा और फिर वारिद में था। तो वहाँ से फिर मैं जो है वो 2013 में मैंने यहाँ पे एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो ज्वाइन किया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने के नाते से पहली दफ़ा जिस रोज़ हुआ था और उनके साथ बैठ के ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई, तो नाम जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सारा स्टाफ, सारी चीज़ें जो यहाँ की हैं उनको देख रहा होता हूँ, सारी चीज़ें देख रहा होता हूँ। लेकिन अहमद शाह साहब ने भी मुझे कहा, और वो ख़ुद जिस तरह से यहाँ के प्रेसिडेंट होने के बावजूद मैंने बताया कि जिस तरह से सारी चीज़ें खुद करते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिस तरह और दूसरे कॉरपोरेट्स में होता है वो नहीं है कि वो सिर्फ कुर्सी मेज़ पे बैठ के और चीज़ों को वो करता रहे। तो यहाँ पे तो जो है प्रैक्टिकली
तो मैं एग्जेक्टिव डायरेक्टर होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में मैं भी जो है वो प्रोग्राम हो रहे हैं तो कुर्सियाँ अगर लगानी है उस पर कवर चढ़ाने हैं मैंने भी किए। रोस्ट्रम जगह पे नहीं रखा हुआ या फ़ौरन करना है काम तो वो रोस्ट्रम लड़कों के साथ उठाते हुए मुझे कोई जो है वो मुझे आर महसूस नहीं होता, उस पर कपड़ा डस्टर करते हुए मुझे कोई आर महसूस नहीं हुआ। तो ज़िम्मेदारी जो है वो यहाँ पे जहाँ बैठा हूँ यहाँ की ऊपर से लेके और नीचे तक जो है वो कोई भी अगर खुदा न खास्ता ऐसी हो जाए ज़रूरत कि वो काम करना है तो उसमें जो है मुझे कोई आर महसूस नहीं होता। शाम को जाते हुए मैं अपनी गाड़ी के शीशे को कपड़े से ख़ुद साफ़ करते हुए मुझे कभी आर महसूस नहीं होता। आर्किटेक्ट के बारे में क्या तारीफ़ करेंगे? देखिए आर्किटेक्ट जो है वो ज़ाहिरी बात है वो उसको कोई भी जब बिल्डिंग बना रहा होता है तो उसकी बिल्डिंग के तमाम जो है वो उनसे उसको बहुत अच्छे तरीके से बाखबर होना चाहिए कि ये इदारा जो है जिस तरह आर्ट्स काउंसिल के जो आर्किटेक्ट रहे तो वो उनको बिलगरामी साहब ने ये बनाया था। हमारा जो पुरानी बिल्डिंग का ऑडिटोरियम है, हमारा थिएटर है, तो वो एक आर्ट का नमूना बने, एक उसकी जो फैसिलिटीज़ उसमें होनी है, प्रोग्राम होना है और फिर ये सोचते हुए कि ये आज बन रहा है तो ये अगले कई बरसों तक, दिहाइयों तक इससे जो है इस्तिफ़ादा हासिल किया जाएगा तो उसकी कैपेसिटी, उसकी फैसिलिटीज़ उस तरह की हों। तो माशाल्लाह से आज तक जो है वो ये मतलब 2004 या 5 में जिस तरह मैंने कहा हुआ और आज जो है 22 है तो ये ऑडिटोरियम बहुत शानदार ऑडिटोरियम बना हुआ है। इसमें जो फैसिलिटीज़ हैं, इसमें जो साउंड प्रूफिंग है, इसमें सारी पैनलिंग है, बहुत ही आला मेयार की जो है वो हुई। तो आर्किटेक्ट ही जो है कोई घर भी अगर बना रहा हो तो आर्किटेक्ट की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि मैं तो हूँ नहीं कि कहाँ से सूरज आना चाहिए कि दिन में मुझे कम से कम रोशनी जलानी पड़े, कहाँ से अगर लाइट भी चली जाए तो हवा का रुख ऐसा हो कि दोनों तरफ से कि मेरा घर जो है बग़ैर यूपीएस और बग़ैर जनरेटर के भी मैं अगर बैठना चाहूँ तो मैं जो है वो हवा मुझे लग रही हो। तो और फिर ये कि आपकी एक जो आपकी रीजनल जो आपका एटमॉस्फेयर है, क्योंकि जिस रीजन में हम रहते हैं पाकिस्तान जो है ख़ित्ता हमारा, तो ये बहुत ही एक्सट्रीम, सिंध जो है या पंजाब जो है एक्सट्रीम गर्मी होती है और फिर सर्दी भी होती है पंजाब में, यहाँ नहीं होती। तो अब असल में तामीरात ऐसी हो गई हैं कि हम अपने रीजन से जो है ना अपने उसको वेदर को देखते हुए तामीरात नहीं कर रहे। पुरानी तामीरात जो थी वो ऐसी थी कि मोटे पत्थरों के साथ थी, वो गर्मियों में ठंडी रहती थी और सर्दियों में गर्म रहती थी, छतें ऊंची थी। अब हमने एसी के माहौल के हवाले से छतें कर ली, लेकिन अब एसी चलाने की सकत नहीं रही कि इलेक्ट्रिक ने और दूसरी जितनी भी पावर कंपनीज़ हैं उन्होंने इस हाल को पहुंचा दिया कि इंसान की तनख्वाह उतनी नहीं होती जितने बिजली के बिल होते हैं। आर्किटेक्ट कौन कौन थे? आर्किटेक्ट फर्म जो है वो नकवी सिद्दीकी एसोसिएट्स थे, हमारे कंसल्टेंट जो थे। और कॉन्ट्रैक्टर कौन थे? हमारे दोनों जो बिल्डिंग्स बनी उसमें नवाब ब्रदर्स के अलावा किन लोगों ने कंस्ट्रक्शन में काम किया? प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? देखिए जो पहले वाली बिल्डिंग है उसका तो मुझे नहीं मालूम, अभी हमारी बनी उसमें जो है वो मतलब इनके साथ जो हमारी तरफ से जो रहे तो उसमें बेसिकली तो जो है वो शाह साहब जो हैं, अहमद शाह साहब, उनका भी बहुत बड़ा उसमें था कि वो चीज़ें आर्किटेक्ट करते थे, लेकिन वो आर्ट की चीज़ के हवाले से उनको फिर वो करते थे कन्विंस, और उसमें बहुत सारी जो है वो चेंजेस होती थी, सॉरी। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो क्या कहते हैं, बेसिकली हमारी तरफ से उसमें नहीं था, हमारे पास यही था कि एक आर्किटेक्ट के कंसल्टेंट थे तो उनके एयर कंडीशनिंग के अलग थे, उनके जो है वो सिवरेज के अलग थे और वो सारा कुछ सिलसिला था, और एक आर्च विजन जो थे सुपरवाइज़र थे, तो वो जो है वो सारी जो है वो सुपरविजन करते थे कि जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है आर्किटेक्ट के उसके मुताबिक कर रहा है, नहीं कर रहा, जो मटेरियल लगा रहा है वो सही है या नहीं है। तो वो इस तरीके आपने शाह साहब के बारे में तो बता दिया, आप किन लोगों से मुतासिर हैं और उनकी तारीफ में कुछ अल्फाज? हम बात यह है कि कोई भी चीज़ जो होती है वो टीम वर्क के बगैर नहीं होती। मतलब यहाँ पे अगर ये मैं कहूँ कि शाह साहब ने इस जो आर्ट्स काउंसिल को इस मकाम पे पहुँचाया है कि ये पाकिस्तान, कराची से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से पूरी दुनिया में इसको रोशनास करा दिया, तो वो शाह साहब के साथ टीम थी, तो उन्होंने उनका साथ दिया तो वो चीज़ जो है वो मुमकिन हो सकी। क्योंकि अकेला कोई शख्स किसी भी इदारे में, कोई कंपनी हो, चाहे वो आर्किटेक्ट की कोई कंपनी हो या कंसल्टेंट हो या ये आर्ट्स काउंसिल हो या कोई बैंक हो, तो उसके साथ टीम जो होती है वो अगर उस अपने लीडर के साथ उसी तरीके से उसकी लाइंस के मुताबिक हर वक्त सिपा सलार के साथ खड़ी होती है और वो मतलब लड़ रही होती है महाज के ऊपर,
तो वो चीज़ें जो हैं वो मुमकिन हो जाती हैं। तो तमाम जो लोग भी हैं हमारे, चाहे वो प्रोग्राम्स के लोग हैं, चाहे वो टेक्निकल लोग हैं, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हैं, चाहे वो प्लम्बर्स हैं, चाहे वो क्लीनिंग स्टाफ है, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो सब लोग जो हैं वो इस चीज़ के मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और वो सब तारीफ़ के काबिल हैं कि उन्होंने जो है वो शाह साहब की आवाज़ पे हमेशा लब्बैक कहा। और दिन हो रात हो, अब जो है जिस तरह अभी ये बारिश का सीज़न चल रहा है, तो मतलब ये कराची की तारीख़ की मेरा ख्याल लंबी तरीन स्पेल होगी कि 6 जुलाई से शुरू हुई थी और आज तक चल रही है। नो डाउट। तो हमने जो है वो एक यहाँ पे अपनी टीम का, क्लीनिंग स्टाफ, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर्स, इनकी एक टीम जो है हमने वो कर दी, तो वो 8-8 घंटे की उससे रोटेट कर रही थी। और हमने डिज़ास्टर एक उसके लिए जो है वो ये बनाया और वो कंटिन्यूस पंप्स के साथ पानी जो है वो निकालते रहे ताकि यहाँ पे हमारे जमा होके और फिर बेसमेंट में ना चला जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें कोई इस तरह का नुकसान नहीं हुआ। हमने पानी जो है वो सीवरेज के उसमें जो भरता था वो पंप से निकाल के बाहर किया और हमने जो है वो उसको जो है, तो वो सारे लोग थे, वो हर लोअर स्टाफ, उसमें इलेक्ट्रीशियन, उसमें प्लम्बर्स, सब लोग शामिल थे। थोड़ा सा आप सर ये बताइए, माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, इतनी इंफॉर्मेशन लेकर। तामीरात टीवी के बारे में आपकी राय? देखिए जी, तामीरात टीवी जो है वो बात यह है कि हर जो इदारा है या जो लोग हैं उस इदारे के, वो अपनी अपनी जो है वो अगर कैपेसिटी में अपनी अपनी जो है वो उस स्ट्रीम लाइन में काम करते रहें जी बिल्कुल, और एक ये सोचे बगैर कि हमें इसका क्या अजर मिल रहा है या इससे हमें क्या रिस्पांस मिल रहा है या क्या शोहरत मिल रही है। तो दो चीज़ें होती हैं, एक ये होता है कि काम मैं यहाँ पे बैठूँ कि जी मुझे पूरा कराची शहर पहचानना शुरू कर दे, सही, ये मतलब मैं जो है वो कहीं कतई जो है वो इंटरव्यूज़ और ये सारी चीज़ों का जो है पिछले 10 साल में मैं नहीं रहा कि मैंने लोगों को इंटरव्यू दी हूँ। लेकिन चीज़ ये है कि हाँ, पता होना चाहिए ताकि पता चले, उससे उस इदारे के बारे में पता चले, उसके लोगों के बारे में पता चले कि ये सब स्ट्रगल किस तरीके से हुई। यही हमारी सोच भी यही थी, इसीलिए हम तो ये तामीरात जो है पिछले 30 साल से अगर रिसाला जो है वो निकल रहा है और ये शहर की और मुल्क की उन तामीरात को जो है वो उजागर कर रहा है कि जो इस शहर की खूबसूरती को बढ़ा रही हैं, तो यकीनन वो एक बहुत ही अच्छा काम कर रहा है नहीं, और उसको सराहना चाहिए। उसमें जो है वो लोग कि बिल्डिंग जो है वो बन के और वो नज़र आती है, लेकिन उसके पीछे काम करने वाले, उसमें इंजीनियर्स, उसमें लेबर, उसमें आर्किटेक्ट, उसमें डिज़ाइन वाले, उसमें एयर कंडीशनिंग वाले, अपनी जगह एक रोल है, इसमें कोई शक नहीं। तो वो तामीरात जो है वो काम कर रही है कि वो उन लोगों को जो है वो प्रोजेक्शन दे रही है कि उस बिल्डिंग के पीछे, कि असेंबली की बिल्डिंग बनाई तो कौन आर्किटेक्ट थे, कौन उसमें और दूसरे कंसल्टेंट थे, क्या चीज़ अच्छी हुई। और दो चीज़ें हैं हर उसमें जो है वो होना ये चाहिए कि चीज़ें जो हैं वो सिर्फ अच्छी ही चीज़ों को हाईलाइट ना करें हम। हाँ, खामियां देखें, हम इंसान हैं, हम से भी खताएं हैं, माइनस प्लस, तो वो चीज़ें कहीं हुई हैं उनको हाईलाइट करना इसलिए ज़रूरी होता है कि वो आगे जाके वो रेक्टिफाई हों और दूसरी जगह पे बिल्डिंग में वो चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो। बिल्कुल, कोई ये नहीं है कि जी उस कंसल्टेंट को बुरा कहने की वजह लिए या उसके साथ कोई हमारी कोई लड़ाई है, पर्सनल कोई बात नहीं है वाली, उस चीज़ में पर्टिकुलर हो तो वो चीज़ें मतलब खामियां होती हैं, ख़राबियां होती हैं, सड़क बनती है उसमें ख़राबी होती है, कोई बिल्डिंग बनती है उसमें कोई फॉल्ट होते हैं, तो वो दूसरा शख्स जो है वो कोई नई बिल्डिंग अगर उसी तरह की कोई चीज़ करे तो उसमें वो चीज़ें जो हैं, अब जिस तरह 2020 की बारिशों में कराची की जितनी बिल्डिंगें हैं, आए चंडीगढ़ ले लें, आप कहीं और ले लें, शारा फैसल ले लें, डिफेंस ले लें, हर एक की बेसमेंट में जो है वो पानी गया। बिल्कुल, असेंबली की अभी नई बिल्डिंग बनी उसमें पानी गया। बिल्कुल, अब वो ये सोचने की बात है कि हम इस पानी को किस तरीके से जो है वो बिल्डिंग्स में जाने से बचा सकें। दुनिया भर में, मुझे लाहौर का भी पता है, पंजाब में वहाँ पे ये चीज़ें हुई कि कुछ उन्होंने इस तरह के रिजर्व्स बनाए कि बरसाती पानी जो है वो उन रिजर्व्स में जो है वो जमा हो जाता है और उसको फिर जो है वो मुख्तलिफ प्रोसेस के साथ जो है वो उसको यूटिलाइज़ करते हैं। बिल्कुल, नहीं तो मतलब हम जो है वो ये चीज़ें करें कि वो नुकसान, कि हमने एक चीज़ बनाई उस पर वो नुकसान इतना हो गया कि उस बिल्डिंग से ज़्यादा जो है पता चला, क्योंकि वो बिल्डिंग आज से 20 साल पहले बनी थी, आपकी कॉस्ट में जो है वो नुकसान उस बिल्डिंग। तो बस ये है, और मैं मुबारकबाद दूंगा आप लोगों को, आपकी टीम को, और कि ये कितना शानदार जो है तामीरात को जो उजागर करने के लिए उसके हवाले से एक रिसाला जो है एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ, स्टैंडर्ड
उसका जो है वो मेंटेन करते हुए उसकी जो है शाद जो है वो 30 साल से गुज़िश्ता जारी है। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमें इतना टाइम दिया अपना। नहीं बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। हमने आज आपको मिलवाया आर्ट कौंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर नदीम ज़फ़र सिद्दीकी से। उन्होंने हमें अपने आर्ट कौंसिल के बारे में बहुत बारीक बीनी से बहुत इन डिटेल मालूमात दी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।